हाय हेलो वेलकम बैक। माई सेल्फ सागर सुमन फ्रॉम कहलगांव। आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ सवाल बताया था जो सीटेट 2016 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। 2016 में पूछा गया प्रश्न था और उसमें से जो कुछ बाकी रह गए थे मैं इस वीडियो में बना रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत सिंपली और आसान तरीके से बताऊंगा। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक सवाल था जो 47 का था, जो कुछ गलतियां हो गई थी उसमें बाय मिस्टेक। सॉरी फॉर दैट। फिर मैं सोचा था कि उसी टाइम मैंने सोचा था कि फिर उस अगले वीडियो में डालूंगा, तो उसको आप देख लेंगे एक बार फिर से। सवाल यह था कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। तो प्रश्न को फिर से समझ लेंगे। यानी इतना तो समझ में आ रहा है कि इतना इस भाग को हल करके उसमें भाग दे देंगे। इतना के जो आप जो लाइन दिया हुआ है इस पार्ट को हम हल करके, इस पार्ट पहले वाले पार्ट को हल करके जो आंसर जो आएगा उसको इस पार्ट वाले भाग को हल करके जो आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आंसर होगा। ये क्लियर है? तो सबसे पहली बात इसको समझना होगा कि 200 और 400 के बीच में 330, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो बहुत लोग यहाँ पर छात्र नहीं समझ पाते हैं सार्वगुणज का मीनिंग, तो छोड़ देते हैं प्रश्न को, उन्हें भारी लगने लगता है। तो मैं बता दूं, ये सार्वगुणज का मीनिंग अगर छोटा सार्वगुणज लिखा रहे तो सीधा सा मीनिंग इसका एलसीएम है। तो और एलसीएम, हाँ, तो दोस्तों 30, 45 ये सार्वगुणज, छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज का मीनिंग यहाँ एलसीएम है, यानी लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30, सबसे पहले 30, 45 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों हम 30, 45 और 60 का जो एलसीएम होगा वह 180 होगा। देखिए, मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हालांकि जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा एलसीएम और एचसीएफ तो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपको आता भी होगा, आप इसको निकाल के देख लेंगे। और तो ये देख रहे हैं 30, 45 और 60 का एलसीएम 180 होता है। उसके बाद कहता है, फिर क्या कह रहा है कि अब यहाँ देख रहे हैं, कहते हैं 200 और 400 के बीच में, यानी 200 के बाद और 400 के पहले, यह ना मीनिंग बाजी। 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम। तो 30, 45, 60 का जो एलसीएम निकालें वह 180 आया। जबकि हम देख रहे हैं कि 200 और 400 के बीच का रहा, यानी 200 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह के सवाल में अब जबकि प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, लेकिन जब इनका एलसीएम निकालें 30, 45, 60 का तो 180 आया। वो हम देख रहे हैं कि 200 से भी कम है। तो इसके लिए इस तरह के, तब हम इस कंडीशन में क्या करना होता है, इसका हम मल्टीपल लेना पड़ता है। तो इसका मल्टीपल कितना होगा, 18 दूना 36, 360 और 540, इस तरह का जो मल्टीपल होगा इसका। अब ये क्या कर रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा यानी सार्वगुणज यानी एलसीएम जो होगा, तो हमने 30, 45, 60 का जो एलसीएम निकाला तो 180 है। जब देख रहे हैं कि वो 200 से भी छोटा है और हमें सबसे छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम लेना है, तो वो मेरा क्या हो सकता है, 360 होगा। इसका मल्टीपल निकाल लेंगे। इस तरह का जब कंडीशन होता है तो मल्टीपल से निकालने होते हैं। तो इसका यानी कि ये 360 होगा। ठीक है, यानी कि ये इस पार्ट वाले भाग का 360 आंसर है। 360 भाग निकला। अब आगे हम देखते हैं। फिर कहता है कि 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो दोस्तों इस सार्वगुणन का मीनिंग आप समझ लीजिए। इस सार्वगुणन का मीनिंग होता है HCF। यहाँ पे सार्वगुणन की बात कर रही है तो सार्वगुणन का मतलब यहाँ पर HCF है। यहाँ पे सार्वगुणन का मीनिंग क्या होता है, HCF। ये हमेशा ध्यान में रखना है, बड़ा, सबसे बड़ा सार्वगुणन यानी कि HCF। HCF निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे HCF। किसका HCF होगा, 15, 24 और 45 का। तो 15, 24 और 45 का जो HCF निकालेंगे यानी मौसू निकालेंगे तो मेरा 3 निकलेगा। देखिए आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, हम आशा करते हैं आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पे 15, 24 और 45 का HCF 3 होगा। अब क्या कह रहा है कि जो है कि ये जो पार्ट निकला 200 और 400 के बीच जो निकला मेरा 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम 360 लिया मैंने। और उसके बाद में उसमें क्या कर देना, यानी कि ये 360 लिख दिया और क्या करना है, उसको क्या करना, भाग दे देना है। नहीं, 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी का
15, 24 और 45 का जो एचसीएफ निकलेगा वह कितना निकला 3, उससे क्या कर देना, भाग दे देना है। ये कितना आंसर हो जाएगा आपका 12 3 36 यानी कि 120। तो दोस्तों ये आंसर होगा। पिछले वीडियो में एक 180 हो गया जो थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था, तो इसका आंसर ये यानी कि आपका ऑप्शन ये दिख रहा है कि ये आपका सही होगा। ठीक है, अब आगे हम चल बढ़ते हैं। आगे आपका कह रहा है कि अब फलों के मूल्य देखिए, अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा आपका 18 रुपये 50 पैसा, चेरी 72 रुपया, अंगूर 120 रुपये 60 पैसा, सेब 78 रुपये 40 पैसे है। रेशमा ने यानी ये प्रति किलोग्राम है। रेशमा ने जो है, देखिए अब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जितने भी ये कह रहे हैं कि रेशमा ने आप इतना किलोग्राम जो है खरबूजा, इतना किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर, 1.3 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को जो है 500 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार को उसने कितने रुपए वापस किए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिना देर के हम आगे चल बढ़ते हैं। हम देखेंगे खरबूजा को हम यहाँ के लिख देंगे, के ऐसे तो वाटरमेलन होता है, फिर भी मैंने समझने के लिए खरबूजा के लिखा, के फॉर खरबूजा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे किलोग्राम है, 18 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, और ये कितने खरीदा है इसने, 4, है ना, यानी कि 4.5 किलो खरबूजा खरीदा है। तो 1 किलोग्राम का इतना दाम है, तो 4.5 का कितना हो जाएगा, यानी कि हम उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ क्या हो सकता है, इसको ये पूर्णांक में इसको जब हम तोड़ते हैं, साधारण भिन्न में लाते हैं, तो 2 चौके 8 1 9, 9/2 यानी कि 9 से गुना ऊपर वाले कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, समझ रहे ना, यानी कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8 1 9, है ना, यानी ये आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं 18.50 है, यानी कि सॉरी 18.50 है, और ये आपका है 2 चौक 8 1 9, 9/2 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, पहले या तो इसको 2 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 9 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। तो ये 9 × 0 तो 0 हो जाएगा। 9 5 जा 45, 5 तो 4, फिर 9 8 जा यानी कि 9 8 72 और 4 72 4 76 6 बचा 7 और 9 1 9 9 7 कितना होगा 16। अब और कितने के बाद दशमलव हो जाएगा, ये 2 अंक के बाद, यानी कि 166.50। आप देख सकते हैं यहाँ पर 166.50 है बटा 2 है। अब हम 2 से यहाँ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 2 से। आप देख सकते हैं 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना 4, 1 2 5 10, और कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद, यानी यहाँ हो गया 83.25। ये जो भी होगा किसमें आएगा, रुपया में आएगा, यानी 83.25 आया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, चेरी, यानी हम यहाँ ले चलते हैं चेरी, सी फूड चेरी। चेरी कैसे के जी, चेरी है 72 रुपये के जी, मैंने 72 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चेरी कितना लिया है, चेरी 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, नहीं 1 किलोग्राम यानी कि 1 kg हो गया, ये 1 kg हो गया, और 200 ग्राम हो गया, यानी जी हो गया, GM हो गया। तो आप हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको आप इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, 72 हो गया, और इसको हम जो है ग्राम में पहले कन्वर्ट कर दे हैं। इसको 1 किलोग्राम में 200 यानी 1200 ग्राम है। ठीक है, ये 1200 ग्राम हो गया। ठीक है, एक कर दिए। और इसको केजी बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 1000 से डिवाइड। अच्छा, यहाँ 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आप 1000 किलोग्राम बराबर 1 kg होता है, सॉरी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, इसलिए यहाँ पे 72 रुपया 1 किलो का दाम है। तो फिर ये आपका 1 kg 200 ग्राम नहीं 1200 ग्राम चेरी का क्या कॉस्ट होगा। तो हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्योंकि ग्राम हो गया, इसको केजी में बदलने के लिए, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना हो सकता है, ये 3, ये आपका ये 20 कैंसिल हो गया, यहाँ 10 यानी यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 72 गुना 1.2। अब यहाँ देख सकते इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24, 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 7 84 नहीं होगा जी, 12 गुना 7 करेंगे, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। तो यहाँ पे 12 7 12 7 84, इधर 12 दूना 24 4 2, 12 7 84 और 2 84 और 2 यानी कि 86 नहीं हो गया जी, और 1 दशमलव यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 86.4 यानी कि 86.4, ये रुपये में हो गया। ठीक है, ये रुपये हो गया। और उसके बाद आपका क्या है, अंगूर है। अंगूर को चलो भाई ए लिख दिया मैंने, वैसे ग्रेप्स होता है। तो अंगूर कितना है भाई, अंगूर आपका है 120 रुपये। देखिए खूब बढ़िया समझिए, 120 रुपये पर के 120 रुपये 60 पैसा पर केजी है। और अंगूर कितना लिया है, 250 ग्राम। चलो भाई 250 ग्राम है, तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे ना जी, तो 4 का 12 पर तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, फिर ये 0 का 0 हो जाएगा, फिर 4 1 4, और उसके बचेगा कितना 2 4 5 20, और यहाँ वो 2 दशमलव के बाद यानी कि यहाँ हो जाएगा 30.15 दिख रहा है आपको, 30
30.15, ठीक है, यहाँ 30.15 ये रुपये में है सब। अब उसके बाद क्या आपका आता है सेब, यानी एस, ऐसे तो एप्पल होता है, सेब यानी कितना कैसे केजी है भाई, तो 78 रुपये 40 पैसे पर केजी है। और सेब कितना लिया उसने, सेब लिया आपका लिया 1.3/4, यानी इस तरह से लिखा हुआ है केजी में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 4 एका 4 3 कितना हो जाएगा, आप एक बार फिर से इसको लिखते 4 एका 4 3 7/4, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं, 4 एका 4 3 कितना हो जाएगा 7/4, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुना 0 0 हो जाएगा, और 7 चौका 28, 60 हो जाएगा, बचेगा 2, 7 8 56 और 2 कितना 58, बचेगा 5, और 7 7 49 और 5, तो ये 54 हो जाएगा, 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा 50 और 54 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना 2 अंक के बाद दशमलव है, तो भाई यहाँ हो गया, अच्छा भाग कितना 4, ये तो बचा हुआ है। अब इससे ही देखते हैं, ये 4 एका 4 हो गया, बचा यहाँ कितना 1 4 14 हो जाएगा, 4 दूना 8 सॉरी 4 तिया 12, 2 28 बचेगा, 4 7 28, 4 दूना 8, ये 0 हो गया, तो 2 अंक के बाद फिर दशमलव, यानी कि यहाँ कितना हो गया, यहाँ आपका देखिए कहीं कुछ गलती हो गई क्या, फिर से देखते हैं 4 एका 4, ठीक है, बचा यहाँ कितना 14 हो जाएगा, तो सॉरी 4 तिया 12, अब ठीक है 137, ये रुपये में आ गए, ये सब कोई किस में है, ये सब रुपये में, सब रुपये में, ये 83.225 रुपये है, ये 86.4 ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ये रुपीज़ में। अब क्या करना है, करा दुकान, ये तो हुआ फसल की प्राइस, अब कह रहा है दुकानदार को उसने 500 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार उसको कितना वापस करेगा ना जी, तो निश्चित रूप से करेगा, यानी कि इन सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो इन सबको प्लस कर देंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, या आप यहाँ प्लस कर सकते हैं, देखिए जहाँ स्पेस आपको दिख रहा है ना, देखिए तो यहाँ क्या हो सकता है आपका, ये आपका हो गया ये आपका 83.25, ऐसे साइड में ले लिया, फिर यहाँ पे यहाँ कितना है 86.4, ठीक है, फिर क्या आपका है, यहाँ पे आपका है 30.15, ठीक है, फिर आपका है ये 137.20, आप देख रहे हैं 5 5 10 0 हो गया, 1 1 और 2 3 3 4 7 7 1 8 2 10 10 0 हो गया, फिर 1 लेफ्ट ओवर, तो ये 1 और 3 यानी कि 1 3 4 4 6 10 10 7 17 7 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 1 1 और 8 9 9 8 आपका हो जाएगा 17 17 3 20 3 23, बचेगा 2 2 1 3 2 1 कितना हो गया, सही आ जा रहा है ना, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं आपका, तो ये आपका हो जाएगा एक इधर है तो 1 3 4 6 10 10 7 17 7 बचा 1 1 और 8 9 9 8 17 17 3 20 अब 20 3 23 2 बचा ना, 2 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो इस तरह से आपका 333 रुपये हुआ, लेकिन उसने दुकानदार को कितना दिया 500 रुपये का नोट दिया है, तो हम क्या करेंगे 500 में नहीं 500 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना 337 रुपये, तो कितना हो जाएगा, ये 10 में 7 घटेगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 9 में 3 6, और ये 4 में यानी कि 1, यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 163, क्या दिख रहा है आपको 163, ऑप्शन देखें कहाँ पर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो, मुझे आशा है कि आप समझ रहे हो खूब बढ़िया से। हम आगे अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, आगे क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में खूब बढ़िया समझ रहे हैं कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर है, तो दोनों 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 मीटर गुना 0.25 मीटर है, साबुन का इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, यानी कि साबुन की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साबुन की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से दिया हुआ है, 3 शेप दिया है, तो निश्चित रूप से क्या होगा वॉल्यूम होगा, यानी आयतन होगा। तो ये साबुन का शेप कैसा होता है आप जानते ही होंगे, तो साबुन का शेप घना के साथ का आपका साबुन का जो आयतन होगा, साबुन की एक टिकिया, तो साबुन की आप देख सकते हैं कि पहले साबुन की एक टिकिया का आयतन निकाल सकते हैं, हाँ साबुन की एक टिकिया का आयतन, तो साबुन की एक टिकिया का आयतन, अच्छा आयतन क्यों निकालें, क्योंकि जब ये शेप मेरा जो है आपका 3 शेप में दिया रहा है कि ये देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ है, ये ब्रेथ है, क्या हाइट है, तो डेफिनेटली ये वॉल्यूम होगा नहीं आयतन होगा। तो साबुन की कहता है साबुन की एक टिकिया का आयतन,
तो साबुन की एक टिकिया का जो आकार यानी आयतन जो होगा वह क्या हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा 7 cm है, 5 cm है और 25 cm है, यानी इस तरह से है। तो कहने का अर्थ है अगर ये हो गया साबुन के तो वॉल्यूम है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद आपका कह रहा है 2 पेटी, अब पेटी का है ना, एक साबुन की एक पेटी का आयतन, हाँ साबुन की एक पेटी का आयतन, एक पेटी का आयतन। तो साबुन की एक पेटी का आयतन कितना दिया हुआ है, ये दिया है ना जी। जिनकी 2 पेटी है तो पहले एक पेटी देख लेते हैं, जिनकी आंतरिक माप इतना 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 है, ये भी वॉल्यूम 3 शेप में, यानी कि 56 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फिर ये भी 0.4 है, 0.4 मीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो वो भी सेंटीमीटर में चला जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद फिर क्या है 0.25 मीटर है, यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर दिए, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे करके हम डायरेक्ट इसको ऐसे करके हम यहाँ चूंकि आयतन है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यों होगा, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं कोई बात नहीं है। तो इस तरह से साबुन की एक टिकिया का आयतन और साबुन की एक पेटी का आयतन मैंने लिखा। उसके बाद अब इसको आप सोल्व थोड़ा सा और इसको कैलकुलेशन छोटा कर देते हैं तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। ये आपका हो गया 56 हो गया, और ये 0.4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 25 आ गया, और ये आपका सेंटीमीटर क्यों है, चूंकि वॉल्यूम है, आयतन है। अब कह रहा है कि साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो क्या करना, एक पेटी, तो इस तरह का जब सवाल होता है खूब बढ़िया समझिएगा आप, तो एक पेटी के आयतन में एक टिकिया के आयतन से, साबुन की एक पेटी के आयतन में एक टिकिया के आयतन से जब भाग दे देंगे तो एक माने आपका साबुन की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 पेटियों में तो जितनी आंतरिक, यानी कि ये साबुन की इन टिकियों का अधिकतम संख्या निकालना है, तो एक पेटी के माने साबुन की संख्या निकालना, एक पेटी में कितना है 2 निकालने का, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले यह क्या है कि साबुन की संख्या निकालना है, तो ये एक साबुन की एक पेटी का आयतन में साबुन की एक टिकिया का आयतन से भाग दे देंगे तो मेरा वह साबुन की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे साबुनों की संख्या, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से साबुनों की संख्या, साबुनों की संख्या। तो साबुनों की संख्या जो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये साबुन की पेटी का आयतन में यानी कितना है, ये 56 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 25 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2.5, यही ना जी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अगर कटेगा तो कटा देंगे, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, ये 8 बार में ये भी जाएगा, है जाएगा ना जी। इस 56 45, और यहाँ जो है आपका ये भी कितने बार में जाएगा आपका, ये आपका 2.5 है, 10 टाइम में जाएगा ना जी। अब देखिए कैसे जाएगा, देखिए ये आपका ये पॉइंट रिमूव है, तो यहाँ का पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना डिग्री 1 तो ऊपर चला जाएगा ना जी, यही नियम है ना जी। या 2.5 तक पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट तो जितना डिजिट नहीं जाएगा वो ऊपर जाकर 0 हो जाएगा। तो ये 25 1 25 25 250। तो अब हम क्या देख रहे हैं 8 × 8 × 6, तो ये कितना हो गया मेरा, बता तो कितना हो गया, 8 8 64, यानी 8 × 8 कितना हो गया 64, और ये गुना 10 यानी कि 640 हो गया साबुन। अब ये क्या कह रहा है, एक पेटी में साबुन की संख्या कितना हो गया 640 हो गया। अब कितने कर रहा है, 2 पेटी की बात कर रहा है, तो 2 पेटी है तो यहाँ कितना होगा इसका, 2 पेटी है तो हम क्या करेंगे 640 गुना 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1280 ना होगा, एक पेटी में इतना निकला तो 2 कर रहा है 2 पेटियों में, तो निश्चित रूप से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं गुना कर देंगे, तो 640, एक पेटी का 640, तो 2 पेटी कितना हो जाएगा 1280। ये मेरा आंसर हो गया। तो हम देखेंगे 1280 मेरा कहाँ है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, है ना। तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल है हमारा, आगे मेरा आता है कि किसी आयत की लंबाई, देखिए कह रहा है किसी आयत की लंबाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से, 1 मिनट, थोड़ा सा जैसे लाइट की प्रॉब्लम हो, हाँ अब देख सकते हैं यहाँ पर किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है,
तो इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम जो है बारी बारी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आप भी देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो किसी आयत का, मान लीजिए आपका ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये आयत है, ये आयत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा आपका, हाँ आप देखिए अब अच्छी तरह दिख रहा होगा कि आयत बना हुआ है, ठीक है। एक घन की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये घन क्यूब। तो किसी आयत की लंबाई है ना, तो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो किसी आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का 3 गुना। तो मान लीजिए आयत की लंबाई जो चौड़ाई का 3 गुना है, तो यानी कि चौड़ाई अगर x है तो उसकी लंबाई कितना होगा, 3x होगा, होगा जी है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का, तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई अगर x लेते हैं तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। अब यहाँ कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो इसकी जो चौड़ाई है एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो वर्ग की भुजा यानी कितना होगा, तब 2x हो जाएगा, तभी तो उसका आधा उसकी चौड़ाई x हो जाएगा, होगा ना जी। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो वर्ग की भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है, तो ये x है तो यानी वो 2x होगा, तभी तो उसका ये आधा होगा, होगा ना जी। अब कहता है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोनों का परिमाप निकालेंगे। तो देखेंगे कि आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है, आप जानते होंगे आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वह होता है, उसका फॉर्मूला क्या था, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत यानी ये 2 हो गया, लेंथ इसका आपका 3x है और ये आपका x है, तो कितना हो जाएगा आपका बताइए। तो ये हो जाएगा 3 1 4x, नहीं हो जाएगा 3 1 आपका 3 1 4x हो जाएगा और ये 4 गुना 8x हो जाएगा, ठीक। और आयत का परिमाप आपका कितना दिया हुआ, 72 दिया हुआ है। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ, 72 दिया हुआ है, तो ये आपका 8x यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि हाँ। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ तो एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे कि कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो आयत की लंबाई अगर x है तो उसकी चौड़ाई 3x हो जाएगा। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो वर्ग की भुजा मान लो आपस में सब तो बराबर होते ही हैं, 2x है, तो वर्ग की भुजा कितना है, 2x है, तो उसका आधा x, तभी तो x होगा, ये आधा। एक इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का, ये वर्ग है, इसकी भुजा है, उसका आधा x है, तो जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब ये 4 ऑप्शन दिया है कि आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों का परिमाप निकालेंगे, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 हो गया लंबाई 3x प्लस x है, तो 3 1 4x गुना 8x हो गया, और ये आयत का परिमाप 72 दिया हुआ है, तो 8 यानी x कितना हो गया आपका, यहाँ पर x जो है मेरा वह हो जाएगा आपका, यहाँ पर x जो है मेरा वो हो जाएगा 9, है ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि x जो है मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया है। अच्छा ठीक है, अब इनका भी हम x का ये इसका परिमाप तो मेरा इसका जो है x यानी कि लेंथ देखा जाए तो 9 है, और ये 9 या 27। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि आयत का परिमाप यानी कि हम देख रहे हैं कि 72 हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम वर्ग का भी परिमाप देख सकते हैं आप एक बार, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी कि भुजा क्यू, यानी कि आप जान रहे हैं कि भुजा क्यू होता है, यानी कि साइड क्यू हो जाता है, तो साइड मेरा कितना दिया हुआ है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस लग रहे हैं कि एक मिनट, जिसका परिमाप तब कम है, आयत वर्ग दोनों के बराबर है।
आयत का परिमाप, अगर हम इसका परिमाप निकाल रहे हैं तो इसका परिमाप 72 आप दिखा रहे हैं। 8x अगर 9 निकल रहा है यहाँ पे x 9 है, तो ये 9 3 27, ठीक है। उसके बाद भुजा क्यू यानी कि इसका हो गया 2x, वर्ग का साइड 2x, इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा ये 8 है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भुजा क्यू है, तो ये तो हो गया 8x क्यू हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों मैं बोल रहा था, इस सवाल को हम एक बार फिर से देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। देखिए सवाल होती है, कभी कभी होती है, अच्छे लोगों से हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो समझना था इस सवाल को फिर से। मैं इस सवाल को फिर से हम देखेंगे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी, बुरा नहीं मानना है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी क्वेश्चंस को मिसगाइड कर गया था, तो कोई बात नहीं है। इस सवाल को हम फिर से देखेंगे। तो क्या कह रहा था कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो ये आयत का फिगर बना दिया। मान लो कहता है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई का 3 गुना है, यानी कि चौड़ाई अगर हम x लेते हैं, ये आयत का फिगर बना दे, ये चौड़ाई अगर x है तब मेरा लंबाई क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि कहता लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, लंबाई आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई हम पहले पता होगा तभी तो उसका 3 गुना करेंगे। चौड़ाई मान लिया x है मेरा, तो लंबाई क्या 3x हो जाएगा, ये 3x है, यानी 3x 3 गुना। फिर कहता है कि इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा, मान लीजिए हम वर्ग बना दिए, यानी जिसको घन कहते हैं, एक क्यूब, इंग्लिश में क्यूब कहेंगे, एक वर्ग की भुजा, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लीजिए वर्ग की भुजा, मान लीजिए y है, इसकी सारी y भुजा क्या होती है, बराबर, सब ये y सब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो कहता है कि एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो एक वर्ग की भुजा मान लो y है, तो y का क्या, वर्ग की भुजा का आधा कौन है भाई, तो कहता है इसकी चौड़ाई, यानी आयत की जो चौड़ाई, यानी कि जो x जो है, वो x जो है, कहता है आयत की चौड़ाई, यानी कि आयत की चौड़ाई क्या है, x है। एक वर्ग की भुजा, तो एक वर्ग की भुजा हम क्या माने हैं, y माने हैं, तो एक वर्ग की भुजा का आधा, यानी कि एक वर्ग की भुजा क्या y है, तो y वर्ग की भुजा क्या है, आधा, यानी कि आयत की चौड़ाई यानी x क्या हो गया, वर्ग की भुजा क्या मान ले y, तो वर्ग की भुजा का क्या है, वो आधा है आयत की चौड़ाई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जिसका परिमाप 72 है, किसका परिमाप, यानी कि वर्ग की बात कर रहा है ना, कहता है कि जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, यानी किसका परिमाप, यानी कि वर्ग की परिमाप कर रहा है, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और परिमाप जो होता है, देखिए बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, परिमाप क्या होता है, चाहे आयत का हो या वर्ग का हो, चारों भुजाओं का योग होता है, जो 4 भुजाएं होती है सबका प्लस करेंगे वो उसका परिमाप होता है, इजी वे से बता रहा हूँ। तो कह रहा है कि परिमाप 72 है, यानी कि वर्ग की परिमाप 72 बता रहा है, और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी जो भी साइड होगा तो वह इक्वल होगा, तो 72 यानी कि 18 चौके 72, अगर एक पार्ट देखा जाए कितना होगा, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, 4 से भाग देंगे 72 में 18, यानी कि जितना पार्ट आपका क्या होगा 18 होगा, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 18 2 तो कितना हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 9, x कितना निकल गया 9, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। 9 निकल गया, तो 9 निकला, यानी कि x का वैल्यू 9 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि तब आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है, या आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, या वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल की तो बात यहाँ नहीं हुई, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो यहाँ परिमाप की बात हुई है क्वेश्चन में, तो हम परिमाप ही देखेंगे। क्षेत्रफल वाले जो बात कर रही है तो गलत, पहले गलत हो गया ये क्वेश्चन ऑप्शन। फिर यहाँ भी ये आयत का क्षेत्रफल की बात कर रही है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब ये कह रहा आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से, तो ये तो निश्चित हो गया कि यहाँ भी आयत की बात कर परिमाप और वर्ग की परिमाप कर रहे हैं, तो आयत का परिमाप, अब देखेंगे आयत का परिमाप जो होता है वह फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 × l + b, तो 2 यहाँ हो गया मेरा, ठीक है। और लंबाई यानी l, यानी कि लंबाई यानी 3x हो गया, नहीं हो गया जी, लंबाई यानी 3x, और x का वैल्यू कितना निकला 9 निकला है, तो 9 × 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। हाँ, अब प्लस चौड़ाई यानी कि कितना आपका हो, चौड़ाई आयत का x है, देखिए मैंने क्या ये 2 लिख दिया, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 लिख दिया, फिर लंबाई यानी आयत की लंबाई 3x है, और x का वैल्यू कितना निकला 9, तो 9 × 3 27 हो गया, और ये प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह दे दिया। फिर ये क्या कह रहा है आपका,
फिर ये कह रहा है चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि एक्स आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना 9 है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपका 27 और 9 36 होता है, और 36 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो आयत का परिमाप 72 है। और वर्ग का परिमाप क्या कर रहा है कि जिसका परिमाप 72, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ था, ये किसका परिमाप दिया हुआ था, वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप कितना है 72 है, जो कि पहले से 72 है। तो हम क्या देखें, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 72, वर्ग का परिमाप 72, तो दोनों आपस में, आयत का परिमाप 72, वर्ग का परिमाप 72, दोनों का परिमाप आपस में क्या है 72 है। तो जो ऑप्शन ऐसा होगा यानी समान है यानी बराबर है तो वो सही होगा। तो यहाँ कह रहा है आयत और वर्ग दोनों परिमाप क्या है बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ, इसका आंसर ये होगा, 1 नंबर। ठीक है, अब आगे सवाल पे देखते हैं। देखिए अब आप सवाल आपका यह आता है कि निम्नलिखित में से, आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये देखना है। यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 सही है, 1 सही नहीं, इसका यही मीनिंग हुआ जी, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो ये आपका इस तरह से दिया हुआ ऑप्शन में इधर दोनों साइड बराबर दिया हुआ है कि ये आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये पहला क्या दिया हुआ है कि 2005 ग्राम है, इधर किलोग्राम है, या तो इसको किलोग्राम में बदल दो या इसको ग्राम बदल दो, दोनों को इक्वल करना होगा तभी तो समझ में आएगा कि क्या है बराबर सही है। तो 2005 ग्राम में, चलो हम इसको किलोग्राम बदल देते हैं, तो 1000 से नियम से क्या होता है भाग दे देंगे, और इधर क्या हो गया आपका 2.00 क्या है 5, ये किग्रा है यानी कि केजी है, किलोग्राम है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, तो इधर से 3 अंक के बाद डिजिट हो जाएगा, 3 अंक के बाद होगा, तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 अंक के बाद, यानी कि ये हम ये लिख दिए ये, ठीक है 2005, 3 जीरो है तो इधर 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी कि ये यहाँ ये हो गया 2.005, ये भी क्या हो गया केजी है ना जी, और ये 2.005 केजी है। तो हम ये देखिए दोनों आपस में क्या हो गया सही है, यानी ये क्या है ये सही है। चलो वो तो कह रहा है कि सही कौन सा नहीं है, चलिए ये तो हम एक देखा। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना है, बराबर है। तो पहले घनाभ का आयतन हम निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन आप जानते होंगे कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन यानी कि ये आपका हो गया, ये हो गया 45 गुना है, ये सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर, ठीक है। तो 45 या फिर यहाँ 15 है, और फिर इधर कितना है आपका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका 45 घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यानी ये आपका हो गया लंबाई लेंथ 45 है, चौड़ाई 15 है, और फिर आपका ऊंचाई कितना है 40 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या कि घनाभ का आयतन क्या है, घनाभ का आयतन का जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है आपका 15 है, और ऊंचाई इतना है। तो इसका आयतन हमने लिखा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख दिया, ठीक है। कहता है बराबर है, यानी कि बराबर देते हैं, और उस घन के आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, यानी कि साइड क्यूब होता है। तो भुजा, इसका एक भुजा कितना दिया हुआ है 0.3 मीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर में है। तो 0.3 मीटर है, अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ आप देखोगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका हाँ, तो ये आपका यहाँ से अगर देखा जाए, ये 2 डिजिट है, दो डिजिट का 0.3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उस घन के आयतन भुजा क्यों कह रहा है, यानी कि ये इस पावर ये होता है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यों, यानी कि भुजा कितना है मेरा यहाँ पे 0.3 मीटर है, यानी कि 100 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर में था, तो इस तरह से आपका हो गया ये क्यूब। अब इसकी बात हम देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये आपका 15 चौके 60 हो जाता है, यानी कि 1 जीरो यहाँ दे दिए, 15 चौके 7, 1 जीरो यहाँ, यानी कि 7 जीरो हो गया, 15 चौके 7 जीरो, यानी कि 600 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यानी कि ये 2 जीरो पहले लिख दिए ना जी, 15 चौके क्या हो गया 7 और जीरो 600। तो हम डबल जीरो का 6 कर दें, 6 से मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे, 6 पंचे 30, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना 3, और 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 24 3 कितना हो जाएगा 27, यानी 27,000 आपका क्या हो गया सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। और ये भी इधर सेंटीमीटर में है, तो इधर देखते हैं क्या होता है। उसी तरह से यहाँ हम देखेंगे, अगर इसको देखते हैं तो कितना हो जाता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 3 से कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 300। और उसके बाद आपका यहाँ पे पॉइंट है, आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये आपका ये आपका कैंसिल हो जाता है, ये 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। और 30 का क्यूब हो जाता है, तो 30 का क्यूब यानी
3 नमा 27 और जीरो का 3 बार जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ भी 27, यानी ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ये भी क्या हो गया आपका, ये भी सही हो गया। चलो हम तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन का था 10 का शतांश। देखिए 10 का शतांश, तो 10 का शतांश और इधर है 0.1, तो 10 का शतांश का मतलब 10 का शतांश माने बटा 100 हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है, 10 का शतांश माने 10/100 लिखा जाता है, और 0.1। आप यहाँ देख सकते हैं ये डबल जीरो जी कैंसिल हो गया, तो ये 1 0 इधर, यानी कि आपका 0.1, यानी 0.1 इधर भी हो गया, इधर भी 0.1, यानी ये भी क्या आपका है, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब चौथा ऑप्शन आपका बचता है 55 लीटर और 55 मिलीलीटर, ठीक है। इधर लीटर है, तो इसको भी हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 55 लीटर है और इधर आपका क्या 55 मिलीलीटर है, तो 55 मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, यही ना होगा जी। इधर है 55.55, मतलब लीटर में है, ठीक है, ये भी लीटर हो गया। अब यहाँ पे कितना हो सकता है आपका, आप यहाँ ध्यान दे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो है यह आपका 55 है, और इसमें आपका ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, यहाँ तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे यानी कि हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, फिर पॉइंट, यानी कि कितना हो गया 50.05 हो गया आपका, और यहाँ पे आपका है 50.55 है। आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट आफ्टर जीरो, यहाँ पॉइंट आफ्टर 5 है, ये लीटर में, यानी कि ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है, यानी ये आपका यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पेडागोजी की। ये तो हो गया भाई क्वेश्चन आपका, ये आपका था कि 2016 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अब हम कुछ पेडागोजी जो क्वेश्चन होते हैं मैथ पेडागोजी, इसी का हम इस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस होके, हाँ ये मैथ पेडागोजी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कह रहा है, बस इसमें कुछ बनाना नहीं होता, बस थोड़ा सा लॉजिकली समझना होता है। इसमें कहते हैं कि गणित के कक्ष में, यानी क्लास में, है ना, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए, दृष्टिबाधित यानी जिसको दिखाई नहीं देता है, प्रॉब्लम है उसको, तो गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो ऑप्शन है टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड। हालांकि आप लोग लग रहा है कि सर हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे कितना याद रखेंगे, हालांकि इसके लिए मैथ पेडागोजी के लिए मैं बहुत कुछ आपका जो है टैग वर्ड दूंगा, और टैग वर्ड से आपको सारा प्रॉब्लम, मतलब 15 में से जो है कम से कम 15 जो पेडागोजी सवाल गणित के होते हैं, 15 में से कम से कम आराम से 12-13 आराम से आप लगा लोगे, वो काफ़ी है इसके लिए। तो उसके लिए मैं कुछ टैग वर्ड दूंगा, ताकि आप एक एक पॉइंट को पकड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल अभी इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कह रहा है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। यानी कौन सा 8 से 9 वर्ष के जो बच्चा होगा, प्राथमिक शिक्षा कक्षा में जो बच्चे 8 से 9 वर्ष के होंगे, तो इसमें से 4 ऑप्शन कहता है कौन सा ऐसा होगा जो इसमें और समुच्चय में जो है प्रवीण होगा, यानी उसमें वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा उस चीज़ को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और उस 4 ऑप्शन में से आपका एक सही है, कहता है कि वर्गीकरण, आप यहाँ आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर ये चौथा सही है, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिबद्धता। तो ये आपका ऑप्शन है। ये ट्रिक है, आपको मैं बता दूं कि जहां भी क्वेश्चन में आप ये अनुपातिक देखिएगा, अनुपातिक 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 मीन्स होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है। ये कह रहा है समुच्चय में बच्चे प्रवीण है, जिसमें बच्चे सीख सकते हैं। तो अनुपातिक मतलब होता है एक रेशियो होता है, बच्चा को एक नाप तोल, जैसे अनुपातिक मतलब नाप तोल होता है ना, कि इतना ही पढ़ना है या इसको इतना ही आएगा। तो बच्चे क्या है कि बच्चे में बहुत कुछ सीखने की वो जिज्ञासाएं होती है, बहुत कुछ सीख और समझ सकता है। बच्चे कभी भी अनुपातिक नहीं होते, यानी कि वो एक लिमिटेड, अनुपातिक का देखिए ऐसा मीनिंग समझिए, लिमिटेड। तो बच्चे में बहुत कुछ जिज्ञासाएं होती है, बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये अनुपातिक जो ऑप्शन ये देकर जो है, ये ऑप्शन आपका तीनों गलत हो गए। इस कारण से आपका एक ट्रिक है पकड़ने का, मैं बताऊंगा टैग वेट पे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका आंसर ये हो जाएगा पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिबद्धता। आगे बढ़ चलते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे हम, ताकि वीडियो मेरा लंबा ना हो। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर और शार्पनर का संबंध था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने एक 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर
कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन दिया है अमूर्तन और संगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकाकी की संगतता सिद्धांत, अमूर्तन सिद्धांत। हालांकि आपका पेडागोजी थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको अब फिलहाल अभी आप इस चीज को समझो, इसका आंसर होगा अमूर्तन और संगत क्रम सिद्धांत। हालांकि ये आंसर क्यों होगा मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा आपको, फिलहाल इसको भी याद कर लेना है। और मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि आखिर जो आपको अमूर्तन क्या होता है और संगत क्रम सिद्धांत क्या होता है, स्थिर क्रम क्या होता है, अमूर्तन सिद्धांत क्या होता है। हालांकि सबको डिटेल से एक करके मैं वीडियो बना के आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी आपका रिपीट भी हो जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि कक्षा आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उम्मीद रखता हूँ ऐसा। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। देखिए 4 इकाई मतलब 4 दहाई इकाई यानी 4 और 3 दहाई मतलब 30 है ना जी। तो कक्षा 2 के एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। 4 इकाई मतलब 4 हो गया, 3 दहाई मतलब 30, यानी 34 का स्थान पर 43 लिखा, यानी गलती क्या। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन को वीडियो पॉज करके देखेंगे तो इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को, ऑप्शन ये हो जाएगा विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके 2-3 बार पढ़ेंगे। हालांकि इस वीडियो को फिलहाल अभी इसको पढ़ लेना है और फिर मैं बारी में बारी बताऊंगा, मैं कुछ टैग वर्ड बताऊंगा ताकि आपको बहुत पेडागोजी क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत वाली सब्जेक्ट होती है, बहुत जल्दी समझना होता है, थोड़ा लॉजिकली होता है, रीजनिंग टाइप की होती है और इसमें कुछ विद्यार्थी छोड़ देते हैं या ज़्यादातर लोग यहाँ पेडागोजी में गलती कर बैठते हैं। तो मैं आपको एक एक वर्ड का वीडियो बताऊंगा। फिलहाल आपको इस चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को गिन तारा को इंग्लिश में अबेकस बोलता है। आप देखेंगे एक इस तरह का लकीर बना हुआ रहता है, आप देखेंगे वीडियो में इस तरह का, यहाँ पे वंस, यहाँ टेंस, यहाँ हंड्रेड्स। आपके घर में अगर बच्चे होंगे 3-4 क्लास के तो देखते होंगे वहाँ पे इस तरह का बुक में 1 10 100 1000 करके बुक में रहता है। यहाँ पे एक लाइन होता है, यहाँ पे इस गोल गोल करके ऐसे रहता है, यहाँ टेंस में इस तरह से ऐसे गोल गोल करके रहता है, बॉल टाइप का बना होता है, वो अबेकस, उसी को बोलते हैं यहाँ पर गिन तारा। तो विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए हम कहेंगे। तो ये अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है आपका, कहता है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। आप ऑप्शन को पॉज करके पढ़ेंगे तो इसका आप हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दें। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 का, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगी। फिर आपका कह रहा है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता है। तो वो आपका आंसर होगा यहाँ पर प्रतिरूप है, कोण है, सममिति है, चौपर है। तो आपका आंसर ये डायरेक्ट याद कर लेना। कुछ क्वेश्चन से याद करने से ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वो डायरेक्ट एग्जाम में कहीं के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आंसर आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस 4 ऑप्शन में से आपका यहाँ पे दिया हुआ है गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो इसमें से आपका फिर दिया हुआ है उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उसमें से ए बी, ऑप्शन ए बी और सी है, ए बी सी और डी है, ए बी और डी है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए बी और सी डी। ऐसा क्यों है, तो चूंकि चारों ऑप्शन हो जाएगा। आप एक बार खूब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को इस तरह के पेडागोजी में, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप रोक के ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन लेना नहीं है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है, दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो इसका आंसर आपका यहाँ हो जाएगा आलेख। 4 ऑप्शन दिया है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, आलेख पेपर के प्रयोग से, ग्राफ पेपर के प्रयोग से शिक्षक उसको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद करने ही होंगे और याद करते करते आप फिर जब पढ़ने लगेंगे बारी बार आपको समझ में भी आने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ये होना चाहिए। आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ आपसे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आप अलग से वीडियो में एनसीएफ का मैं डिटेल बताऊंगा, एनसीएफ क्या है, एनसीएफ 2005 क्या है। आप जब इसको मैं डिटेल से वीडियो अलग से पढ़ेंगे तो आपको इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन आते हैं आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका है 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से, क्या कह रहा है, खूब बढ़िया समझिए, 2 अंकीय संख्या को, 2 अंक वाली संख्या दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुना करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से दिया योग क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण, गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, गुणन योग पर वितरण के रूप में। ये भी आपका प्रैक्टिस का चीज है, जब आप इसको पेडागोजी पढ़ने लगेंगे, बार बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको समझ में भी आने लगेगी, आप उसको याद भी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका भी मैं एक अलग से टैग वर्ड दूंगा, उसमें आराम से इजी से आपको आराम से पेडागोजी बनेंगे। अभी थोड़ा दिक्कत होती होगी, लेकिन आपको फिलहाल याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा है आपका, ये कह रहा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। कक्षा कक्ष के अनुभव को, प्रतीकात्मक संकेत को, गणित की संरचना और लैंगिक भेद। तो आपका आंसर हो जाएगा लैंगिक भेद। लैंगिक भेद के कारण जो है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए कोई कारण नहीं हो सकता है कि लड़की है तो पास कर जाएगा, लड़का है तो फेल कर जाएगा, ऐसा कुछ। लैंगिक भेद मतलब लड़का लड़की में समानता। तो आंसर ये हो जाएगा लैंगिक भेद। उसके बाद आपका आता लास्ट क्वेश्चन है कि 2 दशमलव संख्याओं के, 2 दशमलव संख्या कह रहा है जिसमें दशमलव हो, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। सबसे ज्यादा बेटर होता है कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम में जो है ग्राफ पेपर सबसे ज्यादा उचित होता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपको गणित की पेडागोजी में प्रॉब्लम करने की समस्या नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आपको अलग से इसका वीडियो दिया जाएगा आप, लेकिन फिलहाल आप इसको याद जरूर कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये 2016 सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो हम और बेटर और अच्छे तरीके से जो है इजी वे में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। बाय।